मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 20 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में हम उन्हीं आर्टिकल को पढ़ेंगे जो यूपीएससी के सिलेबस के साथ में रेलिवेंस रखते होंगे। हम उसके करंट अफेयर को तो न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे ही, साथ में स्टैटिक को करते हुए चलेंगे ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हमारी जो तैयारी है वो ज़बरदस्त होती रहे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये बात कर रहा है अस्मिता स्कीम के बारे में। ये प्रोजेक्ट है जो कि अभी अभी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। कल ही मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया था, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आते हैं और अब की बार 2024 में तो बहुत ही सारी जो स्कीम्स हैं उनके ऊपर सवाल आए थे। 6 से 7 स्कीम्स को पूछा गया था, तो इनको हम हल्के में तो नहीं ले सकते हैं। जल्दी से मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए। ये जो पहली स्टेटमेंट है बात करती है द प्रोजेक्ट एम टू प्रोड्यूस मोर देन 20,000 बुक्स इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस विद इन 5 ईयर्स। यानी कि ये क्या बात कर रहा है कि हाई क्वालिटी जो स्टडी मटेरियल होता है उनको नेटिव भाषा, जो आपकी यहाँ पर नेटिव हो, आप हो सकता है कोई बंगाली है, वो हो सकता है कोई तेलुगु हो, तमिल है, तो ऐसा स्टडी कंटेंट जो आज तक उन भाषाओं में नहीं था उसको उन भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट करना होगा। ये लगभग 20,000 से ज़्यादा ऐसी किताबें हैं जिनको 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर अगले 5 साल के अंदर अंदर ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। जानती हूँ आज के समय पे काफ़ी बड़ी बात हो जाती है जब हम बात करते हैं कि हमें कुछ पढ़ना है, किसी को एमबीबीएस करना है, तो नहीं है उनके पास इतनी अच्छी किताबें किसी नेटिव लैंग्वेज के अंदर नहीं है उनके पास। उनको करना पड़ेगा तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये आइडिया ये होता है कि ज्ञान जो होता है वो भाषा से नहीं जाना जाता। भाषा एक माध्यम है, मीडियम है। मीडियम किस चीज़ का है? कम्युनिकेशन का, मीडियम फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने का, संवाद करने का एक जो माध्यम है वो केवल भाषा है। तो इसी वजह से ये जो विरोध है, अवरुद्ध जो हमें दिखाई देता है वो नहीं होना चाहिए। उसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बताइए ये ठीक है या गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एंड भारतीय भाषा समिति बीबीएस, ये दोनों ऐसी एजेंसीज हैं जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बनी है अस्मिता प्रोजेक्ट की। देखिए आसान सवाल था क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसलिए आसान था, अदरवाइज ऐसे सवाल अगर प्रीलिम्स में आए तो फिर पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट जो होगी वो कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके अंडर में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है आया है। हम देखेंगे 2030 तक इसके ऊपर काम लगातार होता रहेगा। अस्मिता इसका नाम है, याद रखना है आप लोगों को कि अस्मिता क्या थी। हो सके तो इसके प्रीलिम्स के नोट्स भी बना लेने। वैसे मैंने टेलीग्राम के ऊपर इसके प्रीलिम्स के नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, वहाँ से भी आप उनको शेयर कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने आप में, ताकि जब प्रीलिम्स के दिन आप जाएं तो जाने से पहले एक बार अपने नोट्स का रिवीजन करते हुए जाएं। खैर आगे बढ़ते हैं और आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर आते हैं। पहले ही पेज के ऊपर दोनों अखबारों में न्यूज़ आई हुई है कि कैसे फिर से यूपी के गोंडा जिले के अंदर में हम देखते हैं कि कुछ एक जो ट्रेन है वो हादसा हो जाता है। इसमें बहुत सारे लोग, 31 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं और यहाँ पर 3 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। आप लोगों ने, जब से मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ा रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, हम देखते हैं कि अब तक 3 से 4 रेलवे के एक्सीडेंट हमने पढ़ लिया। अब क्या ये एक्सीडेंट कैसे है? ये होते हैं डीरेलमेंट के, यानी कि रेल जो होती है वो अपनी पटरी से उतर जाती है। तो ये जो डीरेलमेंट की प्रॉब्लम है, इसमें उड़ीसा में तो बहुत सारे 600 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी पिछले साल के अंदर। अगर हम देखें आज यूपी में ये घटना हो गई है, पहले एमपी में घटना हो चुकी थी। तो ये इतनी सारी जो डीरेलमेंट हो रही है, इतनी ज़्यादा इसमें पैसेंजर होते हैं, रोज़ हमारी रेलवे जो होती है वो चलती है। इसके अलावा इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट यहाँ पर रेलवे है। इतना ज़्यादा हमारा रेलवे का नेटवर्क है। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क जहाँ पर हो उस कंट्री में ये बातें शोभा तो नहीं दे रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो बार बार ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसी क्या क्या गड़बड़े हैं उसको जीएस पेपर 3 के हिसाब से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये देखेंगे, दूसरा जीएस पेपर 2 में भी क्या किया जा सकता है, इसको पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर में पढ़ा जा सकता है। तो मेंस के लिहाज से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है।
कोई शक नहीं होना चाहिए अगर 2024 के मेंस के अंदर इस पे से सवाल आ गया, तो अगर आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में उसको शेयर भी करूँगी। अगर नहीं आता है तो 2025 के लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लगातार एक साल में 3 से 4 बार ज़्यादा इतनी बड़े बड़े लेवल पे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, तो अब आपको रहना पड़ेगा इसके लिए तैयार। और तैयार रहने के लिए क्या करना होगा, इसकी बारीकियों को समझना होगा। इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, अगर वो आपको चाहिए हो। अभी फ़िलहाल हम इसको ऊपर ऊपर से समझते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे की अगर बात करें तो इंडियन रेलवे को मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल में करते हैं। और लगातार ये जो एक्सीडेंट का मामला हमें दिखाई दे रहा है, ये हम देखते हैं कि एक साल में 2022 का मैं आपको डाटा दे रही हूँ, उससे पहले का डाटा अभी अवेलेबल नहीं था। 2022 का डाटा ये कहता है कि 34 से ज़्यादा रेलवे के एक्सीडेंट 2022 में हुए थे। और 2023 में तो हम देख ही रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नंबर घटे नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि ऐसे कारण क्या है, इसके रीजंस भी तो पता होने चाहिए ना, कि कोई चीज़ घटना हो रही है देश के अंदर में तो वो किन कारणों से हो रही है। चलिए एक एक करके रीजंस को देखते हैं। प्राइमरली इसके 4 रीज़न होते हैं। पहला जो कारण होता है वो हम देखते हैं, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफेक्ट्स का। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ब्रिज आ जाते हैं, ट्रैक आ जाते हैं, यहाँ पर इवन रेलवे के जो टायर्स वगैरह वो सब आ जाते हैं, रोलिंग स्टॉक आ जाती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका क्या किया गया है, पुअरली मेंटेनेंस होता है, यानी ढंग से इसको जो है वो नहीं किया जा रहा है। यही इसका एक कारण है। तो पहला कारण हम देखते हैं मेंटेन ढंग से नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न होता है वो होता है ह्यूमन एरर का। अब जो एमपी के अंदर में लास्ट टाइम में हमने देखा था, तो हमने समझा था कि वहाँ पर जो केस निकल कर आया वो था ह्यूमन एरर का। उसमें जो सिग्नल थे वो गलत दिए गए थे और ड्राइवर क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट देख रहा था अपने फ़ोन के ऊपर, तो इसी वजह से ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर, तीसरे जो कारण होते हैं वो होते हैं सिग्नलिंग फेलियर, यानी कि सिग्नल वगैरह जो किए जाते हैं उसके फेलियर की वजह से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, आज केवल न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर के अंदर, मुझे पता है कि आज इनमें से जो मैं आपको पॉइंट पढ़ा रही हूँ वो एक भी आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। हो सकता है कल परसों तक कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो इसके बारे में लिखें, लेकिन जब मैं आप लोगों को तैयार ही करवा रही हूँ तो क्यों ना मैं आपको जिस दिन जो फैक्ट आया हो वही पढ़ाती रहूँ। और जब अब न्यूज़पेपर से भी हम कल परसों लगातार 2-3 दिन जब इस पर चर्चा करेंगे तो हमारे जो कंसेप्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, मजबूत बनेंगे। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को क्या करवा रही हूँ, अभी ये पूरा का पूरा इसको टॉपिक को समझा देती हूँ। आई नो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आई नो आपका न्यूज़पेपर आज चाहते तो हम 35 मिनट में भी ख़त्म हो जाता, लेकिन फिर उसका फ़ायदा नहीं होता ना। फिर उसका यही हो जाता कि आप लोगों को मैं बस जो जितना आप खुद देख के पढ़ सकते हो उतना ही करवा के आगे निकल रही हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपके जीवन में उससे कुछ लाभ होगा और ना ही फिर मेरा पढ़ाने का कोई मकसद रह जाएगा। खैर, फिलहाल हम चलते हैं हमारे 4th ऑप्शन के ऊपर, जो कि यहाँ पर होता है अनमेंड लेवल क्रॉसिंग। अब कई बार जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें हम देखते हैं जानवर भी बहुत सारे मर जाते हैं, उसके अंदर जो पीपल हैं, लोग होते हैं, वो ठीक है, हो सकता है कि रेल अपने ट्रैक से ना उतरी हो बल्कि सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई आ रहा था और वो मर गया। ये किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो लेवल क्रॉसिंग है वो ढंग से नहीं की जा रही है। ऐसे ही कोई रेलवे ट्रैक से क्रॉस कर रहा है कहीं बीच से, रेलवे को पता ही नहीं है यहाँ से क्रॉसिंग करनी नहीं चाहिए थी। बड़े बड़े शहरों में ये दिक्कत ज़्यादा नहीं है। अगर आप दिल्ली जैसे, कोलकाता जैसे ऐसे शहरों के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर क्या होता है, ब्रिजेज होते हैं जो कि आपको पार करने होते हैं, आप नीचे से नहीं जा सकते हो। लेकिन छोटे शहरों में अभी भी ये प्रॉब्लम है, जो हमें इसके रीजंस बताती है कि इन कारणों की वजह से, मोटा मोटी ये 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट ने किया क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतने सारे हमें कारण तो पता चल गए, अब कारण पता है तो गवर्नमेंट इन पर काम क्यों नहीं कर रही है, किया है तो क्या किया है, चलिए देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है, गवर्नमेंट काम करती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष भी बनाया है। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने 2017 में निकाला था और 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया, जिसमें जो मेंटेनेंस वगैरह का, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, 5 साल के लिए बजट है 1 लाख करोड़ का, और उसके ऊपर इसको पूरे के पूरे पैसे को लगा देना है ताकि ये जो रेलवे से रिलेटेड घटनाएं होती हैं वो बिल्कुल ही ना हो, रिस्क बिल्कुल ही खत्म हो जाए।
दूसरा, गवर्नमेंट कर रही है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो ये भी मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर इम्प्रूव कर रही है डिज़ाइन वगैरह को, फीचर्स वगैरह को, जो कोचेज़ वगैरह आते हैं तो उन सारी चीज़ के ऊपर काम तो किया है गवर्नमेंट की तरफ से। पहले वाले जो थे, इसी में हम कवच सिस्टम को भी देख पाएंगे। अब कवच सिस्टम क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा और मेंस के लिए भी आप चाहे तो अपने आंसर के अंदर इसको रख सकते हैं। कवच सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा इंडिजीनियस डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, इसमें एटीपी भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे ही ट्रेन को लगेगा कि स्पीड ज़्यादा हो रही है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है या ट्रेन जो है वो डीरेल हो सकती है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही क्या करेगा, अपनी ट्रेन को रोक देगा। समस्या फिलहाल ये है कि गवर्नमेंट इसको सारे के सारे रेलवे नेटवर्क पे नहीं लगा पाई है, काफ़ी कम जगह पे, इवन सिर्फ 1-2% ही ऐसी जगह है जहाँ पर ये सिस्टम जो है वो लगा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। अब इसमें क्या है, ये अल्ट्रासोनिक है, आपको पता है अल्ट्रासोनिक क्या होते हैं, जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे ज़्यादा चल सकता है। तो यानी कि ये क्या कर सकता है, ज़्यादा स्पीड के अंदर में जो फॉल्टी रेल्स होती है उसके अंदर तक जाकर देख सकता है। तो वेव्स के तरीके से इसमें क्या होता है, प्रोजेक्शन हो जाता है, स्क्रीन पे दिखाई देता है कि इस ट्रेन के अंदर कौन सा ऐसा भाग है जो यहाँ पर फॉल्टी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने किया है कि यहाँ पर ट्रैक वगैरह मेंटेनेंस के ऊपर भी काम जो है वो कर रही है। ऑटोमेटिक एंड ऑप्टिमाइज ट्रैक मेंटेनेंस का भी यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो भरपूर तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अभी कुछ कमिटीज़ भी बनी है, हम देखेंगे कि क्या और होना चाहिए। पहले देख लेते हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या किसने बोला है। देखिए कई सारी यहाँ पर कमिटीज़ बनी है, उनमें से जो मेन और इम्पोर्टेंट कमेटी है उनको मैं आप लोगों को बनाती हूँ। तो कमेटी जो बनती है, जैसे अभी ये जो दुर्घटना हुई है इसमें 3 लोगों की डेथ हो गई, इसी के रिलेटेड यूनियन जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाने की बात की कि इन्वेस्टिगेशन की जाए इंसिडेंट के बारे में और इंक्वायरी कंडक्ट की जाए कि ये जो यहाँ पर पूरी की पूरी घटना हुई है वो रेलवे सेफ्टी के अंदर कैसे चूक ऐसी क्या थी जिसकी वजह से घटना हुई। कमिश्नर और रेलवे और जो वे सेफ्टी है उनको क्या किया गया है, ये काम दिया गया और कमेटी के अंदर 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है। तो ऐसी ही कमेटी समय समय पर बनी है। ऐसे ही कमेटी अलग अलग जो कमेटी थी उन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशंस दिए थे, यानी कि सुझाव दिए थे सरकार को भी। तो वो क्या क्या रिकमेंडेशन थे, क्या क्या उसमें से अडॉप्ट किए गए, क्या क्या उनके रिजल्ट निकले, ये ज़रा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। खासकर ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि पहली कमेटी हम देखते हैं काकोधर कमेटी। अब जो ये काकोधर कमेटी थी, ये कमेटी आती है यहाँ पर 2012 के अंदर। ये जो कमेटी है अपने अलग अलग आउटकम्स देती है, जिसमें जो एक इसका था वो ये था कि एक हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्टैट्यूटरी रेलवे का यहाँ पर सेफ्टी अथॉरिटी बना देनी चाहिए, एक अलग से ही बॉडी बना दो। आज एक्सीडेंट हुआ है, आज आपको अलग से कमेटी बनानी पड़ रही है, उसमें कोई परमानेंट मेंबर है नहीं, नए मेंबर्स को आप लेकर आएंगे, वो उस पर काम करेंगे। यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ हमें बहुत ज़्यादा एक्चुअली के अंदर में प्लस पॉइंट दिखाई नहीं देता है। ज़्यादा अच्छे से इंडिपेंडेंट होके हो सकता है कि ये जो अपना काम कर रही है वो नहीं कर पाएंगी। तो इसी वजह से क्या कर देना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी यहाँ पर रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनानी चाहिए, जिसका काम ही होगा रेलवे की सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखने का। दूसरा इन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, RRSK यानी कि जो कोष की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की, वो बना देना चाहिए। ये तो बना ही चुके हैं गवर्नमेंट में, हम देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि एडवांस टेक्नोलॉजी को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। दूसरी कमेटी की बात करते हैं जो रेलवे से रिलेटेड ही थी, वो बनी थी विवेक दिब्रोय की कमेटी। अब ये जो विवेक दिब्रोय कमेटी बनी थी ये बनती है 2014 के अंदर में, और हम देख पाते हैं कि इस कमेटी के अंदर ये क्या करती है, सबसे पहले बोलती है कि यहाँ पर जो जर्नल बजट है हमारा उसको सेपरेट कर दो 2 अलग बजट्स के अंदर में। एक होगा रेलवे का बजट और दूसरा होगा यहाँ पर जर्नल बजट। तो आप लोगों को कुछ याद आ रहा है इससे? हाँ, हमारा जो पहले बजट होता था वो ऐसे 2 ही बजट्स की तरीके से आता था, फिर हमने इसको चेंज कर लिया, अब हमारा एक ही जर्नल बजट होता है। कमेटी का बोलना था 2014 के अंदर में कि नहीं, इसको अलग ही रखो, इसको एक मत बनाओ, इसको कंसोलिडेट मत करो, इसकी वजह से रेलवे से ध्यान कम होगा। अगर आप रेलवे का बजट अलग रखेंगे तो रेलवे के लिए पैसा भी ज़्यादा जाएगा और उस तरीके से रेलवे का ध्यान भी ज़्यादा रखा जाएगा। खैर ये अभी तक क्योंकि इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो मेंस में इसको देखा जा सकता है।
दूसरा ये बोलते हैं कि जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आउटसोर्स करना शुरू कर दीजिए ना। आप लोग चलिए ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आई नो जो पूरी की पूरी रेलवे है वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, लेकिन ये जो मेंटेनेंस वगैरह का काम है इसके लिए आप किसी प्राइवेट कंपनी को अपना पूरा का पूरा ठेका क्यों नहीं दे देते? वो टाइम पे सारी मेंटेनेंस करेंगे। तो आउटसोर्सिंग की जा सकती है यहाँ पर काम की, ये भी इनका एक सुझाव था। तीसरा ये बोलते हैं कि यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने की ज़रूरत है। रिहाई जो है वो एक यहाँ पर बन जानी चाहिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमने देखा कि रेलवे की अभी भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर काम कर सके। लास्ट कमेटी हम देखते हैं जो रेलवे के वजह से यहाँ पर बनाई गई थी उसकी सिक्योरिटी को लेकर, वो हम देखते हैं थी विनोद राय कमेटी। तो विनोद राय कमेटी जो है वो बनी थी 2015 के अंदर में, और इस कमेटी के भी अलग अलग रिकमेंडेशंस आए थे। तो पहला जो इसका रिकमेंडेशन वो यही था कि देखिए एक इंडिपेंडेंट रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बननी चाहिए, यानी कि जो थर्ड हमने यहाँ पर देखा वही 2015 में विनोद राय कमेटी ने भी बोला, जो विवेक देबरॉय कमेटी के द्वारा बोला गया था, रिकमेंड किया गया था। दूसरा फिर ये कहते हैं कि देखिए हमें एक रेलवे एक्सीडेंट और इन्वेस्टिगेशन बोर्ड अलग से बना देना चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 लोगों को हम अब कमेटी बना रही है, पहले से ही बोर्ड होगा तो इसमें स्ट्रिंजेंट होंगे, लोग गलतियां करने से बचेंगे, जो कानून है वो ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो पाएंगे, नियम ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ये बोलते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो पाएंगी अगर RIB जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये इनके सारे के सारे यहाँ पर क्या थे, काम जो थे बोले गए थे। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा और समझते हैं कि ठीक है ये रिकमेंडेशन थी, लेकिन अब क्या करें। अभी तो रिकमेंडेशन कुछ को मान लिया गया है, अभी तो कुछ को नहीं माना है। जैसे कि ना ही तो आज तक कोई भी रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बना है, ना ही रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी है इंडिया की खुद की, ना ही हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट वगैरह है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो प्रॉब्लम तो रहती है। तो अब क्या किया जाए, वट शुड बी डन मोर, राइट, क्या किया जाना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो, आगे हम लोग कैसे बढ़े, जो आप लोगों से भी मेंस में पूछा जाएगा। क्योंकि सवाल मैं आपको मेंस के सवाल की तरह ही ये आर्टिकल समझाना चाहते हो। मैंने आपको क्या समझाया, कारण क्या है। आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि जरा बताइए आजकल जो समय है, इस समय में एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, इंडिया में रुक नहीं रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले आप क्या करेंगे, उसके रीजंस बताएंगे। आप रीजंस बताने के बाद में उसके बाद आगे बढ़ेंगे और जो रिकमेंडेशन किसी ने पहले ही दी उन रिकमेंडेशंस को बताएंगे। इंडिया ने क्या क्या किया, आपको नेगेटिव नहीं रहना है, सिर्फ ये नहीं कहना है कि आज तक कुछ हुआ नहीं है, हुआ तो है ना भाई। प्रैक्टिकल पे आओ, रियलिटी पे आओ। आप प्रैक्टिकल होकर रियलिटी बताएंगे कि गवर्नमेंट ने किया क्या है, फिर अब आप बताएंगे कि अब और क्या करने की आवश्यकता है ताकि और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को होने से रोक सकते हैं। यही आप लोगों का काम होगा। आप कुछ समय के लिए IAS ऑफिसर रहेंगे, IPS ऑफिसर रहेंगे, कल को आप जब सेक्रेटेरिएट में जाएंगे तो पॉलिसी फॉर्मेशन, ये आप लोगों का काम होगा। तो इसी वजह से अभी से उस तरीके से सोचने की पूरी कोशिश आपको करनी होगी। इसी चीज़ की जो टेस्टिंग है वो UPSC आपसे मेंस में करता है। चलिए अब समझते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ज़्यादा यहाँ पर हमें पैसे लगाने चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए सेफ्टी के अंदर में, मेंटेनेंस के ऊपर में, सेफ्टी के अंदर में हम लोग क्या करें, ज़्यादा पैसे लगाएं। दूसरा क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉयज़, जो ह्यूमन एरर होता है उसके लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या करें, ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए, उनको ज़्यादा यहाँ पर सिखाया जाए ताकि ह्यूमन एरर होने की जो घटनाएं हैं वो कम हो जाए। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो देखने को लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तीसरा क्या किया जा सकता है, जो लेवल क्रॉसिंग होती है उसको ख़त्म कर दिया जाए, लोगों की बेवजह जान ना जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 2 तरीके हैं। एक हो सकता है यहाँ पर ओवर ब्रिज बना देना, रोड ओवर ब्रिज, और दूसरा हो सकता है रोड अंडर ब्रिज। या तो ROB बना दीजिए या RUB बना दीजिए, तो ट्रेन को ऊपर से भेज दीजिए या फिर ट्रेन को नीचे से भेज दीजिए, राइट, ब्रिज के नीचे से, ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा 4th नंबर पे और क्या किया जा सकता है, हम लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया हम लोग इतना बनाने में अभी कैपेबल नहीं है, लेकिन सीख तो सकते हैं ना। हम एग्जाम्पल यहाँ पर UK का भी ले सकते हैं और जापान का भी ले सकते हैं। UK एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये यूरोप में UK एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे कम यहाँ पर रेलवे के एक्सीडेंट होते
होते हैं, क्या हो गया साल में 102 हो गया हो तो अलग बात है, और वो भी बड़े लेवल पर नहीं होते हैं। जापान की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड हमें जो ट्रेन है वो दिखाई देती है जापान में, यहाँ पर हमें बुलेट ट्रेन दिखाई देती हैं, और फिर भी यहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी एडवांस है। टेक्नोलॉजी में ये क्या करते हैं, ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है यूके के अंदर। तो यूके में हम देखते हैं यहाँ पर TPWS को, कि ट्रेन की प्रोटेक्शन भी करनी है, वार्निंग भी करना है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही ट्रेन को महसूस होता है कि आगे कुछ खतरा है, या जैसे ही स्पीड ज़्यादा होती है, ये वाइब्रेशन से ही खुद ब खुद ट्रेन को रोक देती है। इसके अलावा यूरोप ट्रेन कंट्रोल सिस्टम भी है, जो कि सिग्नल वगैरह के साथ में यहाँ पर क्या करने देता है, अच्छे से कोऑर्डिनेशन होने देता है, तो गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। ये सब इन्होंने किया हुआ है। जापान की बात करें तो जापान में भी ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है, ATC। इसमें भी ऑटोमेटिकली ट्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने कई बार मेट्रो वगैरह में देखा होगा, क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल सिस्टम से चलती हैं। ऐसा ही कुछ किया जा सकता है। मॉनिटर्स एंड कंट्रोल लगाए गए हैं ताकि जो स्पीड है और ब्रेकिंग होती है ट्रेन की वो आराम से की जा सके, उनको ब्रेक लगाए जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोमेटिक ट्रेन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जिसके अंदर अगर ट्रेन के अंदर में कोई दिक्कत है तो उसको क्या किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा बेहतरी के साथ में उसको जांचा जा सकता है, मापा जा सकता है। ये सारे के सारे काम हैं जो ये कंट्रीज़ कर रही हैं, तो वो हमें करना चाहिए। इसके अलावा अगेन जो कमेटी की यहाँ पर रिपोर्ट थी कि हमें जो नॉन कोर काम है, जो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, रेलवे हर चीज़ का अपने ऊपर भार क्यों ले रहा है? जो नॉन कोर काम है उनको आउटसोर्स कर दो ना, उनको किसी प्राइवेट कंपनी को दे दो, पब्लिक सेक्टर के साथ में इन्वेस्ट करो, साथ में मिलकर काम करो ना, ताकि बेहतरी काम हो सके, ढंग से काम हो सके। तो वो काम यहाँ पर किया जा सकता है 5वें नंबर पर। जितने ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे। तो 6 नंबर पर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि यहाँ पर सेफ्टी ऑडिट करवाते रहने चाहिए हर साल, समय के साथ जल्दी जल्दी जितना हो सकता है, जितना इंस्पेक्शन हो सकता है उतने इंस्पेक्शन होने चाहिए, ताकि गलती की गुंजाइश जो है ह्यूमन साइड से वो बिल्कुल ख़त्म की जा सके। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक पूरा मेंस का आंसर आपका यहाँ से तैयार हो गया है, पूरे टॉपिक पे कुछ ऐसा छूटा नहीं है जो आपको नहीं पता होना चाहिए था। अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो की PPT चाहिए जिसमें आपको सब कुछ रिटर्न ऐसे के तैसा मिलेगा, आपको नोट्स चाहिए है न्यूज़पेपर के भी, और जो हमारे कोर्स स्टैटिक के यहाँ पर वो होते हैं, एक्चुअली में सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो वो भी मिलेंगे कहाँ पर, टेलीग्राम के ऊपर। चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कहता है कि कैसे वास्को डिगामा की वजह से यहाँ पर लगभग 8 मिलियन जो लोग हैं वो मर जाते हैं। अच्छा, वास्को डिगामा ने ऐसा क्या कर दिया भाई जिसकी वजह से 8 मिलियन लोग यहाँ पर डेथ हो रही है, 80 लाख लोग मर रहे हैं एनुअली हर साल के अंदर में? ऐसा क्या हो गया? हम देखते हैं कि इसके पीछे कारण सिर्फ वास्को डिगामा नहीं है। हाँ, ये वही वास्को डिगामा है जो कभी इंडिया में आए थे, और इनको बोला जाता है कि इन्होंने इंडिया की खोज की। नहीं, इन्होंने इंडिया की खोज नहीं की थी। इन्होंने क्या किया था, इंडिया तक पहुंचने वाले रास्ते की खोज की थी, जो कि समुद्री रास्ता था। तो ये गलती में कभी ना रहिएगा। अगर कोई बोले कि हु यहाँ पर बात करेगी इन्वेंटेड और हु डिस्कवर्ड इंडिया, तो ये सवाल ही गलत है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, उस रास्ते को ढूंढा। जैसे ही इन्होंने रास्ते को ढूंढ लिया तो इन्होंने एकदम से जो वर्ल्ड है उसके लिए क्या कर दिया, एक नई खोज कर दी। जो जर्नी थी ग्लोबल मैरीटाइम रूट्स की, वो एकदम से रिशेप हो जाती है, और रिशेप होती है तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेड एंड कल्चर बढ़ जाता है। खैर, अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर आपको इसकी बैकग्राउंड दूं जो कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में नहीं है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे क्यों वास्को डिगामा को इंडिया आना पड़ा था, क्यों उनको समुद्री रास्तों को ढूंढना पड़ा था। ये बात है लगभग 15 से 16वीं शताब्दी के अंदर में। उस समय पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जहाँ से इंडिया और यूरोप का तो पहले भी होता था ट्रेड, सिल्क रूट वगैरह हम देख पाते हैं, उससे ट्रेड होता था, मिडल ईस्ट से लोग जाते थे, ट्रेड करते थे। लेकिन जो हमारा एक मेन भाग था जो कि था आज के समय का तुर्की और उस समय का कॉन्स्टेंटिनोपल, उस पे अरबों ने कर लिया था जी यहाँ पर कब्जा। अब अरब क्या कर रहे हैं, इंडिया से सामान खरीदते हैं, कोई 100 रुपये का सामान है, उसको यूरोपियन को कहते हैं हम तो 1000 में बेचेंगे, लेना है तो लो वरना रहने दो। अब यूरोपियंस को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो इंडिया से ट्रेड करने के लिए वो इतनी महंगी वस्तुओं को ले रहे हैं? रीज़न है, क्या रीज़न है, वहाँ पे होती है बर्फ़ ज़्यादा। आइस अगर ज़्यादा है, बर्फ़ अगर ज़्यादा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, उनको अपने फूड को, यहाँ पर कुछ ऐसे फूड है जिनको सेव करने के लिए चाहिएंगे स्पाइसेस।
स्पाइसेस वहाँ पर नेचुरली नहीं हो पाती हैं, स्पाइसेस के लिए चाहिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्योंकि नहीं है उन कंट्रीज़ में, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, ज़रूरत की चीज़ें लेनी पड़ेंगी, लेकिन इतनी महंगी कैसे ले, ये भी सवाल है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा, खासकर पुर्तगाल और स्पेन के अंदर में ये दोनों कंट्री कहती है चलो जल्दी जल्दी से इंडिया का ना दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि इन लोगों ने, अरबों ने तो कर ली है मोनोपोली, ये तो हमें क्रॉस करने नहीं देंगे। अब क्या किया जा सकता है, समुंदर से भी तो जा सकते हैं ना, चलो समुंदर का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर स्पेन के जो निकले थे वो क्या करते हैं, कोलंबस दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ आना चाहते थे ऊपर से होते हुए, और ये जो पुर्तगाल से निकले थे वास्को डी गामा, वो जाना चाहते थे अफ्रीका के साइड में से होते हुए। इनको अपने जीवन काल में कभी भी पता नहीं चला कोलंबस को कि उन्होंने इंडिया नहीं अमेरिका का रास्ता ढूंढ लिया है। खैर उस समय पे अमेरिका का रास्ता ही नहीं, अमेरिका को ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि उस लैंडमास के बारे में दुनिया में किसी को भी नहीं पता था सिवाय वहाँ पर रहने वाले लोगों के, इंडिजीनियस जो लोग थे। खैर इनकी डेथ होती है और बाद में ये जो अमेरिका है वो हम देख पाते हैं यहाँ पर कि लोगों को पता चलता है कि इट इज़ नॉट इंडिया, ये क्या है, अमेरिका है। फिर हम देखते हैं वास्को डी गामा आ जाते हैं इंडिया में, बड़ी खुशी की बात है, बड़े लोग खुश होते हैं इस बात से, इंडिया वाले भी खुश होते हैं कि ठीक है हमारे लिए कॉम्पिटिटर आ गया, अब अरबों को ही सारा चीज़ नहीं बेचनी, हम तो इनको भी बेचेंगे, हमारे भी रेट बढ़ेंगे। तो बेशक यहाँ पर खुशी का माहौल होता है। उसी खुशी के माहौल के अंदर में वास्को डी गामा इंट्रोड्यूस करता है नए अमेरिका से लाया हुआ तंबाकू, टोबैको। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये सारा खेल किस चीज़ के पीछे है। जी हाँ, जैसे ही इंडिया में होता है टोबैको का इंट्रोडक्शन जुलाई 8 1997 को, सॉरी 1497 को, 1497 को, हम देखते हैं जैसे ही टोबैको इंडिया में आता है वैसे ही इंडिया के जो लोग हैं वो कहते हैं बड़ी अच्छी सी चीज़ लग रही है, चलो इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। भाई गोरे लेकर आए हैं भारत में, और वो जैसे ही उसको पीने लगते हैं तो पुर्तगालियों को आता है मज़ा। उनको तो पहले ही पता, उन्होंने तो देख लिया है कि अमेरिका से आके लोग अब इसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, पीते ही जाते हैं। उनको यहाँ पर लग जाती है लत कुछ समय के बाद में, और यहीं से शुरुआत होती है टबैको की। टबैको जो था वो एक ऐसा पौधा है जो कि क्या कर सकता है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी में भी रह सकता है, ये जल्दी से ऐसा नहीं है मर जाता, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है ही नहीं। कहता है मुझे कुछ तुम्हारी केयर वेयर नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ पर आराम से रह लूँगा, बिना पानी के भी जी लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को मुझे कुछ बताने की। वही टबैको ये है, और ये क्या करता है इंडिया के अंदर एज अ एग्रीकल्चर, एज अ फार्मिंग की तरह आ जाता, और अगले आने वाले समय में हम देख पाते हैं लोगों को पड़ती है इसकी लत। बहुत बुराई की इसको लोगों को नहीं पता था कि इससे क्या नुकसान होगा, और वो नुकसान आज हम देखते हैं कि कैसे लोगों को अलग अलग तरीके के कैंसर हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से। अब आप बोलेंगे मैम इतना तो अच्छे नहीं हो सकते इंडिया के लोग, इंडिया में भी स्मोकिंग कभी ना कभी चलता ही होगा। अरे यही तो बात है ना कि इंडिया के लोग, इंडिया में जहाँ हज़ारों भाषाएं बोली जाती थी, फोर यहाँ पर मेन वो है, हज़ारों भाषाओं में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो तंबाकू को या फिर धूम्रपान को यहाँ पर बता सके, स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल किया हो। तो इंडिया के लोग तो स्मोकिंग को कभी जानते ही नहीं थे, और आज उसी इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी का बर्डन है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टीबी इंडिया में पाई जाती है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कैंसर के केसेस आते हैं, वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इंडिया इटसेल्फ। तो ये सब हो रहा है यहाँ पर, और किसकी वजह से, इन महाशय की वजह से। इन्होंने जो अपना फ़ायदा उठाना चाहा, उनको भी क्या ही पता होगा उस समय पे कि इसके नुकसान इतने भयंकर आएंगे फ्यूचर के अंदर में। और आज क्या होता है, आज फिर अब इतनी ही बड़ी बात है, इतना नुकसान है, इतने लोगों की मौत हो जाती है, फिर इसको बैन क्यों नहीं कर देते हैं इंडिया से। बहुत सारी फसलें हैं, हमने तो देखा था ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 6 शेड्यूल के अंदर में बटा हुआ है। इसका 6th जो शेड्यूल है वो तो ऐसे ही प्लांट्स, ऐसे ही फार्मिंग की बात करता है कि इन प्लांट्स को क्या नहीं करना है, इंडिया के अंदर उगाना ही नहीं है, नहीं तो आपको जेल भी हो जाएगी। तो हम तंबाकू को बैन क्यों नहीं कर देते, इसका भी कारण है। इसका कारण है 2 यहाँ पर कमिटीज़ की अलग अलग बातें। एक कमेटी क्या बात कर रही है, एक कमेटी बात करती है द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की इसको ब्लॉक कर दिया जाए।
दूसरी यहाँ पर है जो कि है हम देखेंगे ICAR, बड़ा मिलता जुलता नाम है। ICAR क्या है? ICAR होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICMR कहती है कि लोगों की डेथ हो रही है, हार्मफुल है, इसको टोटली बैन कर दो, इंडिया से बिल्कुल भी मत रखो। ICAR बोलती है कि नहीं नहीं रुकिए जरा, ऐसे बैन अगर आप कर देंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इतने बिलियन लोगों को, 42 यहाँ पर मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो डायरेक्टली इसकी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या फिर इंडिया में इसकी वजह से अपना घर चलाते हैं। ये एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जो हम देखते हैं कि इसका एक्सपोर्ट करता है इंडिया, और बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। हमारी GDP का 1.2% तक जो हमें पैसा मिलता है वो इसी से तो आता है, और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। 1.2% GDP हमारी कितनी है? 3.5 यहाँ पर ट्रिलियन की है, और 1 ट्रिलियन के अंदर में हम देखते हैं 1 लाख करोड़ जो होते हैं उतना होता है। तो 3.5 ट्रिलियन का 1% नॉट ए स्मॉल अमाउंट विच वी आर टॉकिंग राइट नाउ। तो ये कहते हैं कि देखिए नहीं, हम कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ना, ऐसे बंद मत करो, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। अब रिसर्च करने में जब ये सामने आ रही है तो बार बार कहती है कि अब तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ना। क्रिस्पर क्या होती है? इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएंगे। GS पेपर 3 का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीन एडिटिंग, हमारे जो जीन होते हैं, हमारा जो DNA है और DNA के अंदर जो जीन होते हैं, जेनेटिक हमारी जो पहचान है 30,000, उसको क्या करता है? एडिट कर देता है बड़े आराम से। आपने फ़ोटो एडिट की है कभी? फ़ोटो एडिट करनी होती है, एक फ़ोटो होती है, इस फोटो के अंदर 2 इंसान खड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये इंसान इरेलीवेंट है, मैं जानता ना इसको कुछ और नहीं, मैं तो किसी मोन्यूमेंट के सामने खड़ा हुआ था और मुझे तो बड़े खूबसूरत सी एक फ़ोटो खिंचवानी थी। फिर हम देखते हैं कि आप इसको हटाना चाहते हैं। अब आपने क्या किया? खुद किया है, किसी से करवाया, आपने फ़ोटो एडिटिंग की और इसको गायब कर दिया। अब बड़ा खूबसूरत पीछे कोई मोन्यूमेंट है और आप खड़े हुए हैं, बड़ा सुंदर फोटो ये लग रहा है। कुछ ऐसा ही हाल है क्रिस्पर का भी। अब क्रिस्पर में क्या करना होता है? क्रिस्पर के अंदर भी आपके जो जीन है, DNA है, एक में लिखा हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो ऐसे होंगे। दूसरा जीन का पेयर आपके DNA में बता रहा है कि आपके बाल जो होंगे वो बड़े लंबे, सिल्की, काले होंगे। तीसरा पेयर यहाँ पर बता रहा है आपकी आंखें जो होंगी वो भूरे रंग की होंगी। फोर्थ पेयर बता रहा है कि आपको जेनेटिकली माँ बाप से TB की बीमारी मिली हुई है। अब ये क्या करेगा? क्रिस्पर की कैंची लगा के सोचिए, इसको फ़ोन एडिटिंग की तरह जाएगा, सिर्फ ये जो TB वाला है इसको हटा देगा, बाकी छोड़ देगा। यानी अब आपके शरीर में से TB खत्म हो गई। धीरे धीरे आपके करना भी क्या, इस कैंची को क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। आपकी नसों से जस्ट थोड़ा सा ब्लड बाहर चाहिए, उसमें ये एडिटिंग कर देते हैं। एडिटिंग करके उस एडिटेड भाग को आपकी बॉडी में वापस डाल देते हैं। और क्योंकि हमें पता है एक सेल होता है, DNA होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी हमें खुद ही ठीक कर देती है बिना किसी दवाई के। इतना आसान हो गया है किसी चीज़ को ठीक करना। और क्योंकि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है तो प्लांट्स की भी तो बॉडी सेल से मिलकर ही बनी होती ना। ये कह रहे हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम चाहते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से जो भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इस पौधे के उसको हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप इसको ख़त्म ना करिए। ये यहाँ पर जो है डिबेट है। फिलहाल आप लोग बताइए क्या ठीक है क्या गलत है, कभी कभी कमेंट भी कर दिया करें, बताया करें मुझे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि है टाइम टू मेक क्लाइमेट पार्ट ऑफ ग्रीन इम्पैक्ट रिपोर्ट। यानी कि क्लाइमेट जो है अब उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट के कुछ सालों के अंदर में लगातार जो वेदर है वो बदलता जा रहा है। रिपीटेड एक्सट्रीम हमें वेव्स जो है वो दिखाई दे रही है। कहीं पे ह्यूमिडिटी के स्ट्रॉम आ रहे हैं। आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे नॉर्थ इंडिया में है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी कि नमी जो है वो बढ़ चुकी है हवा के अंदर में। इसकी वजह से आप लोगों को पसीना भी बहुत ज़्यादा आता होगा। हीट, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा हम देखेंगे फ्लड्स, असम के अंदर फ्लड्स चल रही है, केरला के अंदर बारिश बहुत हो गई है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो गई है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल सेम नहीं है जैसे पहले होती थी। एक समय था जब ऐसी सारी चीज़ें होती थी, हमें पता होता था कि मानसून जो होगा वो आएगा यहाँ पर जून से लेकर अगस्त तक के पीरियड के अंदर में, या उससे भी हो सकता है हाफ मई के बाद में आ जाए। बड़ी अच्छी फसलें उगेंगी। सडनली अब क्या हो गया कि जितनी बारिश नहीं होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हो रही है, जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं रही है, जितनी नहीं होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स है वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि किसान उसको कैसे लगाए, ये नुकसान। दूसरा गर्मी ज़्यादा है तो हम देख पा रहे
रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर नुकसान, स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है, इसके अलावा हीट ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, काम इंटरप्ट हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और आगे तो क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होंगी, ये सारी बातें तो हमें समझ में आती ही है। फिलहाल ये आर्टिकल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी क्या किया गया है कि जी सुंदरन राजन नाम के एक इंसान है जो कि एनवायरमेंटल NGO पूवुल्लगियन नागब्रागल को यहाँ पर चलाते हैं, ठीक है। और ये जो NGO है यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसने मद्रास हाई कोर्ट के अंदर अभी एक प्ली लगाई है, एक याचिका दर्ज की है कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, अगर किसी ने एनवायरमेंट का सिलेबस पढ़ दिया तो वो समझ पाएंगे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, जो कि EIA है, वो एक मैंडेटरी क्लियरेंस होता है जिसके अंदर अगर कोई भी लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो उससे पहले ये देखा जा रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए किसी को डैम बनाना है या किसी कंपनी को कोई चीज़ बनानी है जिसमें फॉरेस्ट वगैरह को कुछ ना कुछ लैंड को हटाएंगे, तो ये मिनिस्ट्री क्या करेगी कि अब EIA देखेगी कि ये जो काम किया जा रहा है इसका इम्पैक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है वो पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर कितना पड़ने वाला है, तब इनको क्लियरेंस दी जाती है, अदरवाइज क्लियरेंस नहीं मिलती है। ये कहते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है इसके अंदर क्लाइमेट चेंज तो है ही नहीं, यानी कि कोई प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हो उसका क्लाइमेट के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो इसमें डाला ही नहीं गया है। इतनी बड़ी बात अगर नहीं डाली गई है तो ये तो अभी भी विनाश की तरफ हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा उन्होंने मिनिस्ट्री में तो क्लाइमेट चेंज लगा लिया लेकिन अपने कानूनों में नहीं लगा। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन इम्पैक्ट रिपोर्ट्स जो है उसके अंदर में क्लाइमेट को भी इंडल्ज करना पड़ेगा ताकि आगे के लिए, भविष्य के लिए हम लोग एक आने वाली तबाही को रोक सके। IPCC जो कि पिछले साल यहाँ पर आई थी, इंटरनेशनल जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके रिपोर्ट नंबर 6 ने ये बोला था कि कैसे इंडिया के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल तो बढ़ेगा ही बल्कि बाढ़ें भी बहुत आएंगी। काफ़ी लोगों का जो हिस्सा है हमारा मुंबई जैसे हिस्से, वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, पानी के नीचे डूब जाएंगे। तो ऐसी स्थितियाँ ना आए, ऐसी स्थितियों को हम रोक सके, उसी के लिए हमें क्या करना होगा, अब जल्द से जल्द काम अपना करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ट्रम्प वेनस के बारे में। देखिए अभी ये हम अमेरिका की पॉलिटिक्स क्यों इंडिया में पढ़ रहे हैं, अभी इनको गोली भी लगी थी, असैसिनेशन भी करने की कोशिश की थी, हमें क्या मतलब, हमें मतलब है आर्टिकल ये एक्चुअली में फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है इंडिया के बिहाफ से। इंडिया का उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, सिर्फ इसी के यहाँ पर जो पूरा का पूरा मुद्दा है उस पर शुभाजीत रॉय जो है वो इस आर्टिकल को देखते हैं। क्या बात कर रहे हैं, देखिए या तो जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे या डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे प्रेसिडेंट अमेरिका के। सितंबर तक उनका इलेक्शन हो जाएगा, हम देखेंगे नवंबर तक रिजल्ट वगैरह सब आ गया, हमें पता चल जाएगा इसी साल में। लेकिन इन दोनों की फॉरेन पॉलिसी अलग अलग होंगी। क्या सिर्फ इंडिया के लिए अलग होंगी? ऑब्वियसली नॉट। एक इंसान है, उसके सोचने की प्रक्रिया अलग है, वो अलग तरीके के अपने विचार रखता है, तभी तो विरोधी है ना एक दूसरे के, कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हुए हैं। तो इंडिया को लेकर दोनों की अप्रोच अलग होगी। फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पर वेनिस आते ही क्यों हमारा नाम हो गया। अब इससे पहले हमें समझना पड़ेगा अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहाँ पर एक्चुअली के अंदर में इलेक्शन होते कैसे हैं। देखिए जब हम बात करते हैं अमेरिका के इलेक्शंस की तो हमें ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के जो इलेक्शन होते हैं उसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी साथ में लेकर खड़ा होता है कि देखिए मैं बनूंगा तो मेरा वाइस प्रेसिडेंट ये बनेगा कंट्री का। ऐसे ही जो बाइडन जो है उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस। इंडियन ओरिजिन, तमिल इनकी जो मदर थी वो होती थी, या अब इंडियन अमेरिकन है, तो हम देखते हैं कि ये उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी। अब जो वेनिस है क्या वो इंडिया से है, इसलिए हमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है? नहीं, वो इंडिया से नहीं है, लेकिन हाँ इनकी पत्नी ज़रूर इंडिया से है। तो इनकी वाइफ जो है वो इंडिया से है, उषा वेनिस चिल्लुकुरी उनका नाम है। एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लिटिगेटर है। अगर ये जीत जाते हैं तो बड़ी सक्सेसफुल ये वुमन जो है वो है, और हो सकता है कि हमारे इंडिया के लिए भी इनके जो थॉट हो वो शायद पॉजिटिव हो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा इनके थॉट पॉजिटिव है? वो पता चलेगा इनकी स्टेटमेंट को देखते हुए, इनके पास्ट को देखते हुए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि वेनिस जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर काउंटर करते हैं, बोलते हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी तो नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि क्या है, एक चैलेंजर है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लाकर चाइना खड़ी कर देता है, हमेशा परेशान रखता है। इस तरीके का इनका आउटलुक, और चाइना को लेकर ये बड़े चिड़े हुए हैं।
चाइना को लेकर चिढ़े हुए हैं तो सीधी सी बात है इंडिया को लेकर पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, वरना तो या तो चाइना को लेकर आप अच्छे रिश्ते बना सकते हो या फिर इस पूरे के पूरे पैसिफिक के बाद में जो इंडियन ओशन का रीजन है इसमें इंडिया ही एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जो चाइना से थोड़ी बहुत टक्कर ले सकता है। तो इसीलिए क्या हम देखते हैं कि इंडिया को लेकर तो ये कैसे हैं, यहाँ से पॉजिटिव हो जाते हैं। यूरोप और रशिया के लिए भी हम देखते हैं कि थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव है, यूरोप के लिए थोड़े ज़्यादा क्योंकि उनको अपने की पार्टनर मानते हैं, लेकिन रशिया को उतना ज़्यादा अपना पार्टनर नहीं मानते। ऑब्वियसली रशिया और अमेरिका के इतिहास का हमें पता ही है, सिविल वार इन दोनों के बीच में लगातार चल रही है। चाइना उसी वजह से रशिया के साथ में लगा हुआ है कि मैं तो आपके साथ हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे वेनेस जो है वो कुछ पॉलिसीज़ पे ये भी कहते हैं कि अब यूक्रेन का हम ज़्यादा साथ नहीं देंगे और यूरोप भी हमारा की पार्टनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई तुम अपनी सेफ्टी को एक बार खुद भी देख लो ना। क्यों हमें तुम्हारी वजह से रशिया के साथ में इतना लड़ना पड़ रहा है, क्यों हमें अपने इतने पैसे तुम लोगों को देने पड़ रहे हैं, थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो ना। तो इस तरीके का एटीट्यूड ये जो है यूरोप के प्रति भी रखते हैं। बात करें इंडिया के लिए तो इंडिया में अगर आते हैं तो अच्छी बात है, हालांकि इम्पैक्ट पड़ेगा इमिग्रेशन पे, यानी कि इंडिया की तरफ से जो लोग हैं वो वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, माइग्रेट करते हैं अमेरिका में, हो सकता है कि उनकी तरफ ये ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, उनकी तरफ इनका जो थोड़ा सा हम पर्सपेक्टिव देख पाते हैं वो यही है कि इमिग्रेशन की वजह से बहुत सारे जो अमेरिकन लोग हैं वो एक्चुअली में नौकरी नहीं कर पा रहे और इसी वजह से इनकी पॉलिसी है अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी है इसके तहत में ये कह रहे हैं कि पहले हम अमेरिकन को जॉब देना चाहेंगे यहाँ पर, भाई इमिग्रेशन थोड़ा कम करो, हमारे खुद के भी तो लोग हैं ना। क्या ये गलत है करना? गलत नहीं है करना। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ तो राजस्थान स्टेट भी लेकर आई है, ऐसी तो हरियाणा के अंदर भी आया हुआ है कि हम पहले स्टेट कोटा देंगे, जो स्टेट के लोग हैं उनको ज़्यादा देंगे। हमने कल ही पढ़ा कर्नाटक में ये बिल हालांकि लोगों के गुस्से की वजह से, कंपनी के गुस्से की वजह से वापस ले लिया गया है, लेकिन कोशिश तो यहाँ पर भी की जा रही है। तो ठीक है, अगर कोई अपने इंडिविजुअल्स को, अपने सिटीजन को पहले रखना है तो रखना ही चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहले आप अपना ही प्रॉफिट देखते हैं। ऐसे दानी मत बन जाना, कभी भी कोई आंसर राइटिंग अगर लिख रहे हो तो ऐसा कभी भी मत लिखना भूल के कि ठीक है उनको फ़ायदा हो जाएगा, हम तो वैसे ही कृष्ण जो है हमारे देश यहाँ पर आए थे और वो तो कह के गए हैं वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारा ही संसार जो है वो हमारा परिवार है। ऐसी गलती कभी भी मत करना। आईआर के अंदर एक छोटी सी सलाह यही है कि हर नेशन का अपना पहले अपने आप को रखना होता है, राइट? उसके बाद हम दूसरों के भले के बारे में सोचेंगे, ये आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन की, कि मेज के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने देखा वीट का, हरियाणा पंजाब के अंदर आया। हमने देखा राइस का, वहाँ भी ये देखते हैं बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन आया। एक हमें जो ताने मारे जाते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, कहते थे कि ये कैसे अपने देश को संभालेंगे, भूखे लोग यहाँ पर मरते हैं, स्टारवेशन इंडिया की काफ़ी ज़्यादा होती थी। वो इंडिया, ये तो बात बिल्कुल बहुत अच्छी है कि आज सरप्लस नहीं बना तो एटलीस्ट सफिशेंट जरूर बन चुका है। और हम लोग तो एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं कि ठीक है ले लो। कोविड में भी हमने बोला कि ले लो, हमारे पास बड़ा एग्रीकल्चर का सामान है, ले लो, तुम लोग खाओ आराम से। ये स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आ रही हैं। लेकिन मेज हम भूल जाते हैं मक्का को। मक्का क्योंकि हम डेली जीवन में खाते ही नहीं हैं उतना, तो इसी वजह से इसके ग्रीन रेवोल्यूशन को भूल जाते हैं। लेकिन भाग इसका भी बहुत है इंडिया के अंदर। ये मक्का जब आता है तो 1999 से 2000 के अंदर में ज़्यादा यहाँ पर हम देख पाते हैं निकलता है। और उसके बाद में मक्का जो होता है, मेज जो होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है चिकन वगैरह को फीड करने के लिए, यानी पोल्ट्री फार्म्स के ऊपर इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मिथेनॉल बनाने के लिए, वो तो खैर नया ही रिसेंट सी चीज़ है कि मिथेनॉल हम लोग प्रोड्यूस करने लगे हैं, ऐसा तेल बनाने लगे हैं जिसकी वजह से जो मोबिलिटी है वो बनी रहे, आप अपने व्हीकल्स को भी चला सकोगे। मिथेनॉल लगभग 5 से 7% तक पेट्रोल के साथ में मिक्स किया जाता है ताकि पेट्रोल का कम इस्तेमाल हो, कार्बन का कम एमिशन हो और हम एनवायरनमेंट को भी बचा सके। तो वो भी हम क्या करते हैं, गन्ने से बनाते हैं, एक तो यहाँ पर शुगर कैन से, और दूसरा बनाया जाता है मेज के साथ में। मेज के अंदर में और देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली के अंदर में क्या होता है कि काफ़ी सारा स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं इसके अंदर में और यहाँ पर मिलता है स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है उसका इस्तेमाल एक्चुअली के अंदर में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है, जैसे कि पेपर मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। फिर हम देखते हैं क्लॉथ्स वगैरह के अंदर में, वहाँ पर भी इसके स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक बड़ी हमारे लिए उपलब्धि की बात है और इसके ऊपर आजकल और काम हो रहा है। लगभग हमने जो हमारा पूरा का पूरा
साइज़ होता था 2000 के समय के साथ में, आज 2024 में आ गए हैं हम, तो वो लगभग 10 गुना हमने बढ़ा लिया है, 10 टाइम्स। इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि हमने डबल कर लिया, नहीं नहीं, हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको बना लिया और आज के समय में इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भी किया जा रहा है। खासकर कंपनीज़ वगैरह जो है वो इसका कंजप्शन ज़रूर करती हैं। फिलहाल आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आप लोगों को इसमें कुछ और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्टिकुलरली इस पर शायद कुछ क्वेश्चन ना भी आए, मेंस में भी हो सकता है, प्रीलिम्स में कोई छोटा मोटा कुछ सवाल आ जाए तो, लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादा सवाल आने की संभावना इसमें है नहीं। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है यहाँ पर मासोपीरो के बारे में, यानी कि ट्राइब्स के बारे में। एक ऐसी ट्राइब्स, बहुत कम ऐसी जनजातियाँ हैं जो अभी अछूती हैं। हम देखते हैं हमारी सबसे जो नज़दीक की जनजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के ऊपर में। अब ये कहाँ है जी, ये हम देखते हैं अंडमान के पास में मिलता है हमें नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड। और यहाँ की जो जनजाति है वो एक्चुअली के अंदर में बहुत हज़ारों साल पहले का जीवन जीती हैं, और इनको हमारी जो पूरी की पूरी पॉलिसी है उसमें भी बोला गया है कि देखिए इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, आप इनके पास जाएंगे, ये लोगों के पास में इम्यूनिटी नहीं है, नई नई बीमारियां जो हैं ये उनको सहन नहीं कर सकते, पूरे ख़त्म हो जाएंगे, इससे अच्छा है इनको इनका जीवन जीने दो, जिस तरीके से जीते हैं वैसे जीने दो। वैसे ही अभी कुछ खबर आ रही है वर्ल्ड में हम देखते हैं कि कैसे एक जो अमेज़न यानी ब्राज़ील का जो रीजन है यहाँ पर, वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ट्राइब रहती है, और ये ट्राइब बिल्कुल नॉन सेंटिनेंटल्स की जैसी है, जिसका नाम है मासोपीरो। ये ट्राइब जो है एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सारे लोग तो नहीं है, कम ही लोग होंगे, क्योंकि ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोग हैं तो ज़्यादा मात्रा में नहीं है। इसमें लगभग 750 लोग ही फिलहाल देखने को मिलते हैं जो अपना जीवन यापन जंगल में रहकर बिल्कुल प्राचीन तरीके से ही जीते हैं। इनको कुछ नहीं पता कि दुनिया में गवर्नमेंट क्या होती है या फिर आज के समय पे हवाई जहाज़ क्या होते हैं, ये सब इनको कुछ भी नहीं पता है। ये डेवलपमेंट से बिल्कुल अछूते हैं और ये चाहते भी नहीं है कि उनके साथ हो। लेकिन इसी रिवर के अंदर में अभी एक जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बोला गया है, जिसको बोला जा रहा है प्रोजेक्ट यहाँ पर कंपनीज़ के लिए देने वाला, जो मासोपीरो ट्राइबल्स मैन है उसके साथ में रहने वाली जगहों को उस प्रोजेक्ट के तहत में क्या किया जा रहा है कि कंपनीज़ को दिया जा रहा है ताकि वो उसको लैंड को साफ़ वगैरह करें आराम से। और खैर उसका कोई ऐसे नाम वगैरह तो नहीं है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इससे क्या हो रहा है कि लगभग 53,000 हेक्टेयर ऐसी ज़मीन होगी जिसको क्या किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा। यानी कि ये जो लोग रह रहे हैं इनको अभी नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि इनके घरों को नहीं यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन ये जिस टेरिटरी में ये साफ़ सफाई की जाएगी वहाँ पर भी ये आते हैं। अभी जैसे ये फ़ोटो ही आप देख पाएंगे, तो इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 50 ऐसे ट्राइब्स के लोग हैं जो नहा रहे हैं बाहर आकर अपनी जगहों से। तो ये हार्मफुल हो सकता है, इसी वजह से इसके ऊपर क्या किया गया है, आर्टिकल लिखा गया। फिलहाल ये कितना ठीक है कितना गलत है वो वहाँ की पॉलिटिक्स जाने, लेकिन अभी हमें जस्ट इनका नाम याद रखना है। हो सकता है कि प्रीलिम्स के लिए एज अ फैक्चुअल ये क्या हो सकता है, सवाल आ सकता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बात कर रहा है कि क्या इंडिया के अंदर इनफ लो है सुपरस्टिशन से लड़ने के लिए। अब सुपरस्टिशन होता है क्या? सुपरस्टिशन होता है एक अंधविश्वास, इसको बोल सकते हैं, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो फैक्चुअल ठीक नहीं है, तथ्यात्मक तरीके से उचित नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उस पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, वो होता है सुपरस्टिशन। अब क्या इंडिया के अंदर इससे लड़ने के लिए कानून है? तो नहीं है अभी, क्योंकि ये जो आप लोगों ने रैम्पेट देखी थी, हमने देखा था कैसे यूपी के अंदर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि कुछ एक बाबा जी थे जिनके वो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर भजन वगैरह देखने के लिए गए हुए थे। इसमें जो हाथरस के अंदर ये हुआ वो घटना काफ़ी लोगों को प्रभावित की, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग यहाँ पर बिलखते हुए पीछे रह गए। तो अब ये कुछ एक्सपर्ट हैं जो नेशनल लेवल के ऊपर में कानूनों की बात करें, खासकर कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में ऐसे कुछ कानून हैं जिनको कंपेयर किया जा रहा और कहा जा रहा है कि इंडिया में भी कुछ ऐसे ही लोग क्या हो जाने चाहिए, इंट्रोड्यूस हो जाने चाहिए नेशनल लेवल पे, क्योंकि नेशनल लेवल पर अभी तक हमारे पास एक भी ऐसा कानून नहीं है जो पर्टिकुलरली सीधा सीधा डायरेक्टली टारगेट करता हो किस चीज़ को, सुपरस्टिशन को। क्योंकि वो डायरेक्टली टारगेट नहीं करता है तो इसी वजह से हम क्या देख पाते हैं कि यहाँ पर जो सुपरस्टिशन वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए देखिए एक एक्ट है जो कि सीआरपीसी के अंदर में होता था या उससे अलग भी लाया गया, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। यानी कि ड्रग्स वगैरह जो आप पंडित वगैरह पुजारी वगैरह या फिर जो ये
बाबा होते हैं, ये जो आप लोगों को कुछ खाने के लिए दे रहे हो तो वो नहीं दे सकते, उसके ऊपर प्रोहिबिशन है, 1954 में इसको ला दिया गया था। इसके अलावा कोई अलग से एक्ट यहाँ पर अंधविश्वास के ऊपर नहीं लाया गया। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर में कानून लाए गए हैं जिनमें हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरी पूरी कोशिश की गई है कि सुपरस्टिशन ना हो। कुछ केसेस भी होते हैं जिसमें एक केस यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर ही हम देखते हैं भोले बाबा का, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल होते थे और उन्होंने क्लेम किया था कि वो डिवाइन बीइंग है, यानी दिव्य कोई शक्ति है उनके अंदर में, और ये कोई छोटे मोटे लोग उनसे अट्रैक्ट नहीं हुए, लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे चले गए। तो ऐसे फेथ जो है वो मिसगाइड करते हैं, लोगों की मासूमियत का यहाँ पर फ़ायदा उठाया जाता है कुछ कपटी लोगों के द्वारा, और वो धर्मों को भी, अलग अलग धर्मों में हर जगह मिलता है, चर्च में भी मिलता है, टेम्पल में भी मिलता है। इसके अलावा हम जो इस्लाम है वहाँ पर भी देख पाएंगे, हिंदुज़म में भी देख पाएंगे, हर जगह यहाँ पर क्या किया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है। तो जब ये इतनी मात्रा में हो रहा है तो क्या इसके ऊपर एक कानून नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और उसी के पीछे यहाँ पर गवाही दी जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होता है। चलिए समझते हैं, क्योंकि अभी नया नया 16वां फाइनेंस कमीशन इंडिया के अंदर बना है, तो इसी वजह से फाइनेंस कमीशन के रोल की बातें की जा रही है। देखिए 16th जो फाइनेंस कमीशन अभी बना है उसके जो यहाँ पर हम देख पाते हैं चेयरमैन को, वो फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन होते थे, अरविंद पंगारिया उनका नाम है, और वो अब अगले 5 साल के लिए एज अ चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन वर्क करने वाले हैं, राइट। यानी कि ये जो रिकमेंडेशन है लास्ट ईयर में वो की गई थी 1 अप्रैल 2026 से जो ये 5 साल का टर्म है वो क्या हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन का स्टार्ट हो जाएगा। अब फाइनेंस कमीशन है क्या? सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है और कौन सी ऐसी बॉडीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का सीधा सीधा मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में उनके लिए कोई अनुच्छेद या आर्टिकल लिखा हुआ है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ना डाल के बाद में किसी एक्ट के तहत में यहाँ पर बनाया गया था और उनको रखा जाता है स्टैट्यूट के अंदर में। समझ पा रहे हैं आप अभी? एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरा ये इसका काम यही है कि ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको बंटवारा करना, स्टेट को कितना मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, यही इसका मेनली काम होता है। खैर फैक्चुअल हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके लिए भी ये फंड वगैरह बताते हैं, क्योंकि देखिए सेंट्रल जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, एजुकेशन उनके अंडर है, पुलिस उनके अंडर है, हम देखते हैं एग्रीकल्चर को, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है। शेड्यूल 7 के अंदर में, शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यानी कि ये 3 लिस्टें जो होती हैं इनमें जिम्मेवारी दी गई है, काम दी गई हैं। अब इनको पूरी करने के लिए सीधी सी बात है फंड चाहिए, पैसा चाहिए। अब टैक्स जो होती हैं स्टेट गवर्नमेंट वो कुछ ही चीज़ों से कर पाती हैं, जैसे कि कोई इंटर स्टेट के कोई काम हो रहा है, छोटा मोटा टैक्स वगैरह वहाँ से ले लिया गया, यानी कि टैक्स जो आता है जीएसटी आने से पहले ये हर जगह से कलेक्ट कर पाते थे, लेकिन अब टैक्स जो है स्टेट वो ज़्यादा नहीं कर पाते, उनके पास इतने ऑप्शन ही नहीं होते हैं कि उनको टैक्स एक्चुअली के अंदर में कलेक्ट करें तो कहाँ से ले। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अगर किसी स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर में कोई जा रहा है सामान तो उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है टैक्स, फिर जीएसटी को भी लेती है। अब जीएसटी ले रही है तो इसी वजह से फाइनेंस कमीशन जो है वो सामने आया कि सेंटर के पास में जितना पैसा हो जाता है उसको कौन सी स्टेट को कितना पैसा जाना चाहिए। अब इसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि कोई स्टेट ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया तो उनको ज़्यादा पैसा दे दिया जाए। जैसे पिछली बार में जो 15th फाइनेंस कमीशन था उन्होंने बताया कि 41% यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टेट को पैसा मिलना चाहिए था। अगर 100 रुपये आए हैं तो 41 स्टेट में बांट दो, और जो यहाँ पर बचते हैं कितने 59 तो उनको क्या कर दो, उनको रख ले सेंटर अपने पास में, ठीक है। तो ये बोला गया था, लेकिन ये इतना नहीं किया गया क्योंकि मैंडेटरी नहीं होता है। अब इनकी सलाह है, रिकमेंडेटरी इनकी बॉडी है, इसको यूनियन माने तो चाहे तो मान ले, नहीं चाहे तो ना माने। वो क्या करते हैं कि 33% ही उन्होंने स्टेट में बांट दिया। अब स्टेट इस बात से परेशान है, इसी वजह से ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट सवाल पैदा कर देता है कि क्या जो जीएसटी वगैरह लाएगी या जो क्या स्टेट के साथ में किया जा रहा है दैट इज़ गुड, वो फेडरेशन या फिर जो हमारा पूरा का पूरा
सिस्टम है उसके अंदर ठीक से जा रहा है, स्टेट के ऊपर काम ज़्यादा है, उनको एजुकेशन वगैरह ज़्यादा संभालना होता है, लेकिन उनके पास में एसेट उतने नहीं है, तो उतनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं आ रही है। तो ये सवाल बन सकता है बिल्कुल आपका जीएस पेपर 2 के अंदर। तो हमने मोटा मोटा इसको आराम से पूरा का पूरा समझ लिया है कि ये क्या बात है और मुद्दा क्या है, और इसके आंसर में बात यही होगी कि देखिए जब कभी अलग से कोई आर्टिकल आता है तो हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल यही है कि जितनी डेवलप्ड स्टेट है जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, उनको थोड़ा कम पैसे दिए जाने चाहिए सेंटर की तरफ से, और जो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, बिहार जैसी स्टेट्स जिनमें ज़्यादा डेवलपमेंट है ही नहीं, उनको ज़्यादा पैसे दिए जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितना फाइनेंस कमीशन बता रहे हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए, या एटलीस्ट उतना तो देना चाहिए ना, उससे कम आप क्यों दे रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। तो वो ना हो। कुछ फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी क्रिटिक्स है कि माना जाता है फाइनेंस कमीशन जो होते हैं उनके मेंबर ऐसे अपॉइंट किए जाते हैं जो कि फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ में उनको किया जा रहा है। तो इसी वजह से ये भी जिस पार्टी की तरफ वो है उनकी तरफ ज़्यादा काम करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की तरह हमें दिखाई देता है। खैर यहीं पे आज की हमारी जो न्यूज़पेपर की वीडियो वो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और कल फिर मिलते हैं सुबह 5 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।